अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की टीम के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो चुके हैं और उनको सिर्फ टेस्ट की कप्तानी की पेशकश की गई थी, उस कबूल करने से उन्होंने इनकार किया और सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया और कहा कि तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बनना तमाम खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा था। क़यादत से दस्तबरदारी मुश्किल फैसला था और कप्तानी छोड़ने का यह एक दुरुस्त वक्त है। मजीद कहा कि तीनों फॉर्मेट्स में बतौर खिलाड़ी परफॉर्मेंस जारी रखूंगा, नए कप्तान को अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सपोर्ट करूंगा और उस जिम्मेदारी के लिए एतमाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। क्या मुस्ताफी हुए या करवाया गया? अहम सवाल। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में इस कदर बुरी परफॉर्मेंस और दुनिया भर से तनकीद का सामना, पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों शायकीन क्रिकेट ने यकीन करें कि आंसू बहाए और कहा कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस, 9 में से सिर्फ 4 मैच पाकिस्तान जीत सका और एक तगड़ी टीम को हरा सका, वो भी बारिश हुई और बारिश की वजह से पाकिस्तान के लिए उसमें जीत को बनाया जा सका। और अब क्या टीम सिलेक्शन इंतहाई खराब थी? क्या इब्रार को 9 मैचेस में से एक में भी मौका नहीं मिला? इमाद वसीम को क्यों नहीं खिलाया गया? जमान को क्यों नहीं लेकर गए? क्या कप्तानी एक डिजास्टर थी? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासत हो रही है, मेरिट का कत्ल किया जा रहा है? बहुत अहम सवाल है और मेरे साथ सीनियर तजियाकार पीजे मीर साहब वक्त दिया है। पीजे मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं सर सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, बुनियादी क्या खामी है? हम टीम सिलेक्शन क्यों नहीं कर सके? डिजास्टर क्या हुआ? इस कदर बुरी परफॉर्मेंस है। ये इसलिए नहीं हम कर सके क्योंकि हम हर जो डिसीजन है बड़ी जल्दी में लेते हैं और उसके बाद उसको रिग्रेट करते हैं। हमारे में कंटिन्यूटी पॉलिसी है कोई नहीं, हमारे में कंसिस्टेंसी है कोई नहीं और हम सक्सेस को भी, जिस तरह इंस्टेंट कॉफी होती है, सक्सेस को भी कहते हैं कि हमें इंस्टेंट सक्सेस मिले। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते और यही वजह है कि आज पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की क्या बड़ी डिसमल परफॉर्मेंस है, ये यही वजह है कि हम इसको इस तरह परफॉर्म करते हैं। अब आते ही आपने उसने जो बाबर है उसकी कैप्टनसी बिल्कुल सर्कमस्पेक्ट रही है। नो डाउट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन कैप्टनसी जरूरी नहीं होता है कि फाइनेस्ट बैट्समैन भी हो और कैप्टन भी हो। बिल्कुल उन्होंने रिजाइन किया तीनों फॉर्मेट से, बहुत अच्छा डिसीजन है और मैं समझता हूं कि अब ये अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करेंगे। और अभी इन्होंने जो कहा है कि भाई मेरे तजर्बे से ये जो नया कैप्टन होगा वो फायदा उठाएगा, वो मेरा ख्याल ना करें आप, क्योंकि आपका तजर्बा एज अ कैप्टन ठीक नहीं है और ना ही था। और अब हम बैटिंग के लिए बिल्कुल आपसे पूछेंगे कि भाई आप बताएं कि किस तरह क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट ओवरऑल बिल्कुल आपने सही फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है। इतनी खराब नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो बहुत ही खराब है। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आप बड़े दिल से आप कहें कि हिंदुस्तान जो खेला है, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, के 9 के 9 मैच वो जीता है। और बिलीव मी, इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम वर्ल्ड कप्स के अंदर हमने इतना अच्छा नहीं देखा। सो वेल डन इंडिया एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आप सर खुद भी क्रिकेटर हैं, आप खेल चुके हैं। सारा मलबा क्या कप्तान या फिर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाल देना दुरुस्त है? आप क्या समझते हैं? देखिए, सिलेक्शन कमेटी जो है, ये शोर पता नहीं कहां से हो रहा है। ये जो सिलेक्शन कमेटी है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो लड़के चुन के आपके सामने रख सकते हैं। आगे काम होता है कैप्टन का चलाने का। एक वीक लड़का भी जो होता है उसको भी कप्तान कहीं ना कहीं चला लेता है। तो यहाँ मैं कहूंगा कि एक फेलियर इन द कैप्टनसी है सिलेक्शंस ने, और सिलेक्टर्स ने जो किया है। आई थिंक अच्छी टीम है, इस टीम में कोई कमी नजर नहीं आती। इंशाल्लाह अगला जो कैप्टन अब जो अनाउंस हुए हैं, शान मसूद, टेस्ट के लिए, इस लड़के में बहुत क्रिकेटिंग नॉलेज है, ये क्रिकेट समझता है। इसके अंदर मैं समझता हूं कि एक इन डेप्थ क्रिकेट की नॉलेज है, खेलता भी अच्छा है। लोग कई ने कहा कि, बल्कि आज ही लोग कह रहे थे, हाँ जी अगर कैप्टन अनाउंस होगा उसकी खुद तो जगह बनती नहीं है। ये आप इस तरह मत सोचें। इंग्लैंड के पास माइक ब्रेयरली था जिसकी जगह नहीं बनती थी। मीडियोकर कैप्टन, अब मीडियोकर प्लेयर बट वेरी फाइन कैप्टन। उसने कैसे कैसे
अपने अपने लड़कों को किस तरह लड़ा दिया। आपने क्लाइव लॉयड को भी उस तरह देखा, आपने इन चैपल को भी उस तरह देखा। एक्सेप्शनल कैप्टन, लेकिन कैप्टन लड़ाते हैं टीम को। एंड आई एम श्योर जो शान है, he will do his best, at least we hope he will। ठीक है, हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं खालिद महमूद, साबिक चेयरमैन पीसीबी। खालिद महमूद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बाबर आजम का इस्तीफा और जो नए नाम सामने आ रहे हैं कौमी टीम की कप्तानी के लिए, इस पर आपका मैं कमेंट चाहूंगा। लेकिन सादा सवाल जो लोग इस वक्त पूछ रहे हैं, क्या हम अच्छी टीम भी सिलेक्ट करने की इस वक्त कैपेसिटी में नहीं? क्या बोर्ड में सियासत है, मेरिट का कत्ल किया जाता है कि उन लोगों को खिलाया जा रहा है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, और जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर सवाल पूछा जा रहा है माद वसीम को नहीं लेकर गए, जमान को क्यों नहीं लेकर गए? वो हमारे क्रिकेटर्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे उनको पीछे रखा गया और दूसरों को मौका दिया गया, और ये पूरी दुनिया में हमें हार का सामना करना पड़ा। खालिद महमूद साहब, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, खालिद महमूद साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। मैं पीजे मीर साहब, ये हमारे इधर बोर्ड में अब देखने को मिला कि रमीज़ राजा साहब का कुछ इख्तलाफ था नजम सेठी साहब के साथ भी, फिर ज़का अशरफ साहब का भी नजम सेठी के साथ इख्तलाफ होता रहा, और एक ऐसा तासुर भी पाए, आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या इन इख्तलाफात की वजह से भी हमारी सिलेक्शन कमज़ोर रही है और दुनिया में हमें बाहर का सामना करना पड़ा है? ऐसा भी मामला है सर? देखिए, चेयरमैन जो भी होता है, अनटिल एंड अनलेस वो इंटरफेयर नहीं करे, तो आपकी ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिलेक्शन कमेटी की होती है। हाँ, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या ये सिलेक्शन कमेटी इन्होंने सही बनाई या गलत बनाई, ये आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि सिलेक्शन कमेटी जो लड़के सिलेक्ट करे वो उनके मुताबिक वैसे ही परफॉर्म करें। क्रिकेट एक बड़ी अनइवन गेम है, क्रिकेट एक बड़ी मुश्किल गेम है। 1 मिनट में आप हीरो हैं, 1 मिनट में आप जीरो हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक हमें थोड़ी सी टॉलरेंस भी दिखानी चाहिए। इतना नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए कि आप लड़कों का मोरल डाउन कर दें। देखिए, आगे भी क्रिकेट है, वर्ल्ड कप ये आखिरी वर्ल्ड कप नहीं है। 2028 में दूसरा और एक वर्ल्ड कप आ जाएगा, उसके लिए आप लड़कों को आज से तैयारी करो। आप तैयारी नहीं आप करते, आप शॉर्ट टर्म सक्सेस ढूंढते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस देखो, ये पाकिस्तान को ओवरऑल अलमिया हर डिपार्टमेंट के अंदर इंस्टेंट रिजल्ट, भाई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता। लोग मुल्क 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के प्लान्स बनाते, हमारे प्लान ही कोई नहीं, वेदर इन स्पोर्ट्स और वेदर इन एनी अदर फील्ड। आप देखो, स्क्वॉश के हम नंबर 1 थे दुनिया के, हॉकी के नंबर 1 थे दुनिया के, क्रिकेट पे माशाल्लाह हमने अच्छी पोजीशनिंग हासिल की हुई है। ये हम क्यों नीचे जा रहे हैं? बिकॉज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें रिवाइव करेंगे। ये खालिद महमूद साहब का आपने नाम लिया है, इनकी जितनी कंट्रीब्यूशन है क्लब लेवल के ऊपर, जब ये ये क्लब लेवल में ये सपोर्ट करते थे क्लब क्रिकेट को, हर चीज, आज पूछे वो क्लब लेवल है? बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं है। आपकी हर क्रिकेट जो है, आपने पॉलिटिक्स का नाम लिया, पूरी आपका जो डोमेस्टिक सीन है वो सब पॉलिटिकली क्या बिल्कुल मार हुआ है, बिल्कुल एब्सोल्युटली खराब हुआ है। तो उसको जब तक आप अपने डोमेस्टिक लेवल को ठीक नहीं करोगे, लड़के आगे कहां से निकालोगे आप? तो ये आपका एक अलमिया है, अल्लाह करे कोई आए इसको ठीक करे। जी, खालिद महमूद साहब अगर सुन पा रहे हैं तो सर, मैंने आपसे पहले भी सवाल रखा था, अब भी पीजे मीर साहब भी जिस तरह फरमा रहे हैं दुरुस्त है। क्लब क्रिकेट क्यों खत्म हो गई, और क्या पीएसएल अगर इसका कोई जिसको कहते हैं कि मुतबादिल हो सकता है क्लब क्रिकेट का ट्रेनिंग के लिए? एक तो इस पर आपसे जानना चाहूंगा। दूसरा ये कि सिलेक्शन पर सवालात उठाए जा रहे हैं, या अंदर कोई सियासत हो रही है बोर्ड में, या इख्तलाफात इस कदर हैं कि हम जो क्रिकेटर्स हैं उनको सेलेक्ट भी नहीं अब कर पाते, और नतीजा सामने है कि सिर्फ हम 4 मैचेस जीत सके, वो भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद। सर, आपका यह पहले सवाल का जवाब ये है कि क्लब क्रिकेट और पीएसएल का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक है क्लब क्रिकेट जो है वो नर्सरी है। नर्सरी से मुराद ये है कि वहाँ पे रॉ टैलेंट आती है और वहाँ से वो अपने शौक का इजहार करती है, वो खेलती है, फिर उनके खेल में निखार आता है। उसके बाद जिसमें जितनी सलाहियत होती है वो कोई महदूद ओवरों की क्रिकेट में नाम बनाता है, कोई लंबे दौरानिए की क्रिकेट में नाम बनाता है। तो वो एक नर्सरी का और बाकी फॉर्मेट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। क्लब क्रिकेट पीजे मीर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। देखिए, बात यदि
है, बजाय इसके कि मैं इंफरादी तौर पे तबसरा करूं कि ये ठीक आ गया है, फलाना गलत चला गया है, इस तरह की बात जो है, मेरा तबसरा, मेरा तासुर सारे बात पे ये है कि जिस क्रिकेट बोर्ड की अपनी मैनेजमेंट दुरुस्त नहीं है, जिस क्रिकेट बोर्ड में एक हजूम इकट्ठा हुआ है, मुख्तलिफ जगह से लोगों को ला के रखा गया है। पहले ही मीडिया बता रहा था कि काफी जरूरत से ज्यादा लोग वहां पे जमा है। उसके बाद ये जो नए साहब आए हैं मैनेजमेंट कमेटी के, इन्होंने सुना है 60-70 अपनी तैनातियां कर दी हैं। और फिर वो देखेंगे, वो जैसे होते हैं ना कि जितनी ज्यादा तादाद में लोग होंगे और बेकार होंगे, जिनके पास कोई खास काम करने का नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं जिनको हटाया भी गया है लेकिन अभी तक वो क्रिकेट में बोर्ड में मौजूद है। तो वो क्या होगा, साजिशें होंगी, चालबाजियां होंगी, लड़ाइयां होंगी। जब ये माहौल वहाँ होगा अफरा तफरी का, तो फिर उसके ये लोग किस तरह, किस हैसियत में होंगे कि क्रिकेट का इंतजाम बेहतर कर सके। मतलब को अच्छे से अच्छा भी चीफ सिलेक्टर आ जाए, मान लें कि हफीज एक अच्छा दिमाग है, सोच सकता है, कर सकता है, लेकिन जहाँ पे हर तरफ साजिशें हो रही हों, आगे जा रही हो, किसी को ये भी ना पता हो कि मेरे मुझे कितनी तक है क्रिकेट बोर्ड की, किसी को ये भी हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जी पीजे मीर साहब, अब सर हल क्या है इसका? अब किस तरह से हम बेहतरी लेकर आ सकते हैं टीम में? अब जाहिर है कि शिकस्त तो हुई पाकिस्तान को और शायकीन क्रिकेट भी इस पर बड़े परेशान है, और जिस तरह से आपने वजूहात बयान की, अब सर हल की तरफ किस तरह से जा सकते हैं? बेहतरी किस तरह आएगी? बोर्ड में सिलेक्शन मेथड को किस तरह से बेहतर करें? देखें, ज़का अशरफ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, और मैं अगर तनकीद करता हूं तो बराए तामीर तक तनकीद करता हूं। ज़का अशरफ मेरे भाई को क्रिकेट का कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। और मेरा ख्याल है कि उनको अगर कहना कि वो एक्सपर्ट है क्रिकेट के, बिल्कुल नहीं है। मैंने उनसे, खैर उन्होंने आई डोंट नो खेली या नहीं खेली, मैंने बहुत ज़्यादा उनके मुकाबले में क्रिकेट खेली हुई है। और जब तक वो एक साउंड एडवाइस नहीं लेंगे किसी से, ये क्रिकेट का बोर्ड आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल खालिद साहब ने बिल्कुल सही बात की है। ये बेड ऑफ इंट्रीग्स है ये क्रिकेट बोर्ड, और आपने हजूम इकट्ठा किया हुआ है। आपको कोई जरूरत नहीं है इतना हजूम इकट्ठा करने की। क्या आप में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ले लो, ये अपना ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ले लो, इंडियन ले लो, क्या इनमें कोई रश लगा हुआ है? हमने तो बिल्कुल इस तरह बनाया हुआ है जिस तरह कोई टर्लिंगटन या मार्केट है या इम्प्रेस मार्केट आपने बनाई हुई है क्रिकेट के बोर्ड को। हर बंदा कोच इधर बन के बैठा हुआ है। हमारे जमाने में तो कोई कोच नहीं थे, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स थे, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स थे जो कि दुनिया को जाकर कम्पीट किया करते थे। अब आपको खांसी का कोच है, आपको आपको जख्म हो गया, जख्म का कोच है, ये क्या मजाक है आपका? आप जब जिस लेवल से आपको एक सिलेक्टर सिलेक्ट करके आता है, उसको आपको एक मोटिवेटर चाहिए। आपके पास ये फॉर एग्जांपल अभी जो इंग्लैंड इंडिया टीम गई है, आपके पास बेस्ट स्पिनिंग कोच है मुश्ताक अहमद। मुश्ताक को क्यों नहीं आपने हिंदुस्तान में भेजा, जाके विकेट्स टर्न करती हैं और आप स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं उसको भेजा? आपने यहां उसको रखा हुआ है। आपने वो जो कोच है, वो कोच कहता है नहीं मुझे स्पिनिंग कोच नहीं चाहिए। यार ये क्या मजाक है भाई? आई मीन वहां कोई काउंटर करने वाला है किसी को, मिकी आर्थर को, कि भाई बताओ कि ये क्या क्या ये क्यों कह रहा है? सो ये जो चीजें होती हैं, या तो आप एक ऐसा कोऑर्डिनेटर रखें जो कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स और बोर्ड के दरमियान एक बफर जोन बने। हमारे अंदर वो नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ इंट्रीग्स है और एक दूसरे को गिराने का ये चक्कर लगा हुआ है। और ये जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे और वो लोग लेके आए जो कि बिला लॉस पाकिस्तान की क्रिकेट का उसकी खिदमत कर सकते हैं, तो आज जो आपने सवाल किया, अगर आप ऐसे लोग नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं जाएगी। ये जो आपने जमघट्टा लगाया है, रश लगाया है, इसको खत्म करें। और 2-4 आपको लोग चाहिए अच्छे से जो कि आपका पूरा बोर्ड ये गवर्न कर सकते हैं। आपने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इस वक्त जो बैठे हैं लोग, खुदा की कसम मेरे से डिस्कशन करवा लो किसी से क्रिकेट के ऊपर, ये बात ही नहीं कर सकेंगे क्रिकेट के ऊपर यार। एक लड़का है नदीम अहमद जो कि मेरे अंडर ही खेला हुआ है, जिसका डेब्यू मेरे अंदर फर्स्ट क्लास हुआ था लाहौर के लिए। यानी सर ये तमाम तकर्रुरियां सियासी होती हैं? यस, इनका कोई आइडिया नहीं है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का कि क्रिकेट कैसे है, क्या किस तरह, व्हाट आर द इंट्रिकेसीज ऑफ क्रिकेट, दे हैव नो आइडिया। और फिर
आप यार मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं बोर्ड का, मुझे शर्म आती है कि इनकी तनकीद करते हुए भी शर्म आती है। हमारे बोर्ड ने बहुत बहुत डिबैकल्स किए हैं, गलतियां की हैं, और यही वजह है कि एंड में कौन सफर करता है? हमारा लड़का, जिसके पास टैलेंट भी है, जिसके पास वो हुनर भी है, और हमने उस हुनर को कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्या इस बोर्ड ने, ये हम बात करते हैं, ये वर्ल्ड कप की आपने बात की, शुभमन गिल 1918 में ये आया, 2019 में 18 में आया, ये खेला अंडर 19, टॉप बैट्समैन था। हमारा यहाँ टॉप बैट्समैन कौन था? अली जरियाब। वो 120 T20 खेल चुका है, अली जरियाब 0। ये तो हम सपोर्ट करते हैं प्लेयर को। तो अगर हम ग्रास रूट पे लड़कों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप मुझे बताओ लड़के कैसे आगे आएंगे? हमने सेकंड टीयर की बात ही नहीं कम करते। आपने अभी ये इसको बना दिया शहनशाह अफरीदी को कैप्टन। ओ यार, उसको तुम बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करने दो। उसकी बॉलिंग देखिए आपने, लेटर आपने बिल्कुल ठीक है कि आप विकेट्स ले ली, बट बॉलिंग वाज मीडियोकर, बॉलिंग वाज मोर ग्लोरिफाइड क्लब क्रिकेट, दैट वाज नॉट शाहीन अफरीदी। उसको आपने वेयर आउट कर दिया हुआ है, गिव हिम रेस्ट, उसको सिलेक्टिव खिलाओ, उसको वही उसका ऑप्टिमम लेवल रखो कि वो हर मैच में टॉप परफॉर्मेंस दे। आप इतना बर्न आउट कर देते, नसीम शाह को आपने बर्न आउट कर दिया, वो एक इंजर्ड शोल्डर के साथ खेलता रहा है, आपने कहा नहीं जी वो थ्रो नहीं कर सकता था इसलिए बॉलिंग कर सकता था। अब उसको देखो बेचारे को, पता नहीं कितने महीने लगेंगे इसका शोल्डर ठीक होगा। तो आज आपको देखो ना, ये सारी चीजें एक ऐसे आदमी को पता होती हैं जिसने क्रिकेट खेली हो, देखी हो और समझी हो। यहाँ तो वो लोग ही नहीं है। ठीक है, यही तो वजह है कि हमारी क्रिकेट जाती है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब। प्रोग्राम में हमारे साथ वालिद महमूद साबिक चेयरमैन पीसीबी हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद थे। नाज़रीन, एक मुख्तसर वक्फा और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सियासी मंजरनामा इस वक्त मुल्क का क्या बन रहा है। पीपल्स पार्टी व मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज, और आज एक बड़ा अहम स्टेटमेंट साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिया है कि बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाई हैं, पीपल्स पार्टी को हमारे साथ मामलात ठीक तरीके से लेकर चलने चाहिए। इस पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से इत्तेहाद एमक्यूएम के साथ हुआ मुस्लिम लीग नवाज का, और बलूचिस्तान में जिस तरह से इत्तेहाद हो रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी को भी किसी इत्तेहाद या किसी किस्म के इस मुज़ाकरात की पेशकश की? एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, और IMF की जानिब से बड़ा अहम बयान है, इस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के बाद मुस्लिम लीग नवाज दौरा बलूचिस्तान पर है, और सवाल ये कि क्या बलूचिस्तान के दौरे से जो मकासद मुस्लिम लीग नवाज हासिल करना चाहती थी वो पूरे हो चुके हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा खाइफ और लफ्जी जंग मुसलसल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तो ये तक कहा कि कुछ भी कर लें, प्राइम मिनिस्टर के लिए नून लीग से कैंडिडेट नहीं हो सकता। और जिस तरह से फैसल करीम कुंडी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जो ऑफिशियल भगौड़े हैं वो अब मुल्क वापस आकर तो हुकूमत बनाना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दूसरी जानिब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, उनका स्टेटमेंट बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने मुखातिब कुछ बिलावल भुट्टो साहब को यूं किया कि ये हमारे छोटे भाई हैं और मुल्क की इशूज़ पर बात करनी चाहिए, इस तरह की तनकीद से गुरेज करना चाहिए। ये मतन उनके इस स्टेटमेंट का था। मेरे साथ पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद है, अरसलान शेख साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन करें। बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, मामला किस तरफ जा रहे हैं? इतनी तलखी, लफ्जी जंग, और अब तो एक बड़ा सॉफ्ट जेस्चर दिया गया मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, आपको क्या पैगाम है ये? बहुत शुक्रिया जी। नहीं, ना तो पीपल्स पार्टी हाइफ है, ना कोई नफसी जंग है, सियासत है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हम अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इसमें कोई ऐसा मैं नहीं समझता जंग वाली बात है। आपने कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब मेरे छोटे भाई हैं। वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब उनके बेटों से भी छोटे हैं, शहबाज शरीफ साहब के, और मियां नवाज शरीफ के बेटों से भी 10-15 साल छोटे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही वो फर्क है जो शायद इस वक्त हमारी उम्र रसीदा क़यादत को समझ नहीं आ रही कि ये 60% पाकिस्तानी नौजवान हैं। अगर आप उन्हें इस तरह बात सुने बगैर दूसरे को सिर्फ उम्र की वजह से कमतर समझने की या साबित करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत बात है। मेरे ख्याल से बिलावल सियासी बात कर रहे हैं। सियासी बात ये है कि आप पॉलिटिकल अपना प्रोग्राम लेके आए। सियासी बात यह है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बात की थी कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, आवाम के जरिए इक़्तिदार मिलना चाहिए।
हमें किसी इदारे के पीछे ना छुपना चाहिए, ना इदारों से किसी किस्म की मदद लेनी चाहिए, और ना इदारों का ये परसेप्शन हमें क्रिएट करना चाहिए कि हमें इस वक्त किसी की हिमायत हासिल है और जिस हिमायत के बलबूते पे हम हुकूमत बनाएंगे। इसने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया है। PMLN की शायद पैदाइश इसी में हुई है, 1988 से IGI बनाना, जनरल अमीर कुल के साथ चलना, और आज भी शायद वो उसी वक्त की तलाश में है। लेकिन हम समझते हैं कि अब मुल्क में वक्त चेंज हो चुका है, अब ये बात इन्हें समझनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब इनके बिल्कुल बेटों की उम्र से भी कम है, लेकिन जो बात वो समझा रहे हैं वो ये है कि मैच्योर हो जाना चाहिए, पॉलिटिकली मैच्योर हो जाना चाहिए सबको। आप अगर 1988 में एक इत्तेहादों के जरिए, IGI के जरिए, सपोर्ट के जरिए आते रहे हैं, तो अब उस तरह आए, अब आवाम की ताकत पे भरोसा करें और अपना प्रोग्राम दें। और नून लीग को भी चाहिए कि अब सर, बलूचिस्तान के दौरे देखें- से जो हासिल करना चाह रहे थे मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन, आप समझते हैं कि कामयाबी उन्हें मिल गई? 30 के करीब लोग तो शामिल हो चुके हैं नून लीग में, आम शख्सियात बलूचिस्तान से। जी देखिए, अगर तो उन्हें यही है कि हर दफा कोई एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो और इसमें कोई इलेक्टेबल्स आ जाएं, वो जो कल उधर थे, परसों उधर थे, परसों उधर होंगे, तो अगर उनके साथ किसी ने पॉलिटिक्स करनी है, तो अगर ये कामयाबी है तो ये कर लें। नहीं तो मियाँ साहब ही हैं जिन्होंने सियासत के अंदर ये लफ्ज लोटा मुतारिफ करवाया था। लेकिन अगर आज मियाँ साहब के नजरियाती होने के बाद लोटों के बगैर गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर उन्हें मुबारक हो, अच्छी बात है। अगर मियाँ साहब जैसा उम्र सीधा आदमी 78 साल की उम्र में भी अभी अपनी सियासत लोटों के बलबूते पे करना चाहता है, तो यही मैं कह रहा हूँ, वक्त खत्म हो चुका है। ये आउटडेटेड पॉलिटिक्स अब नहीं होगी, अब ये खत्म कर देनी चाहिए। वैसे भी मियाँ साहब को रेस्ट करना चाहिए, वो बीमार है, 60% नौजवान है पाकिस्तान में, उन्हें नौजवान की आदत आने दे। सर, मियां पीपल्स साहब पार्टी तो कहती रही कि आए, मुल्क में आए, सियासत करें, आप बाहर क्यों हैं? सब बिस्मिल्लाह आए, उनका मुल्क है, हम उनके आने पे कब कह रहे हैं। लेकिन देखिए ना, अक्सरियत 60% नौजवान है, बार बार कह रहा हूँ। और मियाँ साहब ऐसे भी मेडिकल अपना दे रहे हैं अदालतों के अंदर कि वो बीमार हैं और बीमारी की वजह से उन्हें रिलीफ मिल रहा है, उनके मुकदमे हो रहे हैं, उन्हें ये अदालती जितना भी आउट ऑफ द वे जाके, अबव द लॉ जाके जितना भी उन्हें रिलीफ मिल रहा है, ये उनकी बुढ़ापे की वजह से और उनकी बीमारी की वजह से मिल रहा है। तो एक तरफ आप रिलीफ ले रहे हैं बुढ़ापे और बीमारी से, और दूसरी तरफ आप वजीर आजम बनना चाह रहे हैं, तो ये दोहरा भारत है। ठीक, आपकी गुफ्तगू से सर ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का बयानिया ये होने वाला है कि नौजवान क़यादत, और नौजवानों को आप इस तरह से कन्विंस करेंगे कि बिलावल भुट्टो नौजवान है इसलिए उनके साथ जो है वो खड़े हैं। देखिए, हम हर इलेक्शन हमारा आप 70 से ले जाए नौजवान की आदत, 77 नौजवान की आदत, 88 नौजवान की आदत, 1993 नौजवान की आदत, और उसके बाद 2018 नौजवान की आदत। हम तो आए ही नौजवान की आदत के साथ हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी 78 साल शख्स को पेश नहीं किया क्यादत के तौर पे, और आज जब 60% नौजवान है, आज हम सत्रह बच्चे कैसे लेके आएंगे। हमारा 35 साल का नौजवान एमएन है, पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, 15 साल से प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर कर रहा है। तो हम तो यही कह रहे हैं, हम यही नौजवानों के लिए लेके आए हैं क्यादत, और यही नून लीग से दूसरी जमातों से उम्मीद रखते हैं कि खिरत को गुलामी से आजाद कर और जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जी अरसलान शेख साहब, पीपल्स पार्टी के सर ये तहफुजात और तमाम तर इस वक्त आप पर जो तनकीद है कि इलेक्टेबल्स इकट्ठे कर रहे हैं, पहले बाप के बारे में आपका ये स्टेटमेंट था कि बाप तो हवा का रुख देखती है और फैसले कोई और बाप से करवाता है। JUI फे के बारे में भी मामलात कुछ काफ़ी अरसे से पहले कुछ ठीक नहीं थे, आपके इत्तेहाद हो गए हैं, बलूचिस्तान से 30 बंदे आपने शामिल कर लिए। MQM को लेकर भी यही आपके तहफुजात थे, लेकिन अब उनके साथ भी आप मिल बैठे हैं। किस तरफ जा रहे हैं सर मामलात? सर देखें, मैं तो ये समझूंगा कि ये इन्होंने बात जो की है ये वही बात है कि अंगूर खट्टे हैं। जब आप बाप की तरफ कोशिश कर रहे हैं दरबारी साहब, तो बाप के साथ आपकी अगर मामलात नहीं बने तो आज उनको क्या मसला है अगर हमारे उनके साथ मामलात बन चुके हैं। आप MQM के साथ कई दफा इकट्ठे बैठे हैं, आप कराची के मामलात में इकट्ठे बैठ के MQM को आपने आखिरी टाइम तक बिठे किया, आपने उनके साथ जो मर्दमशुमारी की शर्त वो पूरी नहीं की, तो इसमें क्या कसूर है अगर MQM हमारे साथ बैठ जाती है। दूसरी रही से बात नौजवान क़यादत, तो जवान क़यादत की बात बिल्कुल ठीक है,
लेकिन ये मसला नहीं है कि आप नौजवान क़यादत को वजीर आजम बना दें जिसके पास तजर्बा नहीं था। आपके सामने इमरान खान की टीम थी, नौजवान क़यादत के साथ लेके आई, मुल्क का भट्टा गोल कर दिया। नौजवान क़यादत के साथ साथ एक तजर्बा भी चाहिए, और मैं समझता हूँ इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसके पास पाकिस्तान चलाने का तजर्बा हो। और जब भी मुश्किल वक्त आया, मियां नवाज शरीफ की क़यादत ऐसी थी जिसने मुश्किल में पाकिस्तान को बाहर निकाला। ठीक, एक सवाल सर चेयरमैन साहब, जो पीपल्स पार्टी के हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कल उठाया कि अगर 15 महीने की कारकर्दगी पर अब इलेक्शंस में जाए तो मैं जवाब दे सकता हूं लोगों को कि बतौर फॉरेन मिनिस्टर मैंने क्या किया। लेकिन जो नून लीग के पास मिनिस्ट्रीज थी या जो बड़ी प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास थी, उसमें तो वो डिलीवर नहीं कर सके। इस पर भी सर कमेंट तो करें। देखिए जी, अगर वो बिलावल साहब अपनी कारकर्दगी में दे सकते हैं तो बाकी मिनिस्ट्रियां जो पीपल्स पार्टी की थी वो उसका जिम्मेवार कौन है? ये बिलावल साहब उसका भी जवाब देना कि आप एक अलायंस गवर्नमेंट में खाली एक मिनिस्ट्री तो बिलावल साहब के पास नहीं थी, बाकियों मिनिस्ट्री भी थी। मैं समझता हूँ कि ये जवाब नहीं देना चाहिए। इसमें JUI और बिलावल साहब और हमारी पार्टी ने इस मुश्किल हालात में ये हुकूमत ली और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, और इसमें सबसे ज्यादा किरदार शहबाज शरीफ साहब का है, और उसके बाद बिलावल साहब और ये फजल ग्रुप इनका भी पेश किरदार रहा है। लेकिन हम ये नहीं समझेंगे कि 4 दिन हमने अलायंस में बैठे हैं और आज हम ब्लेम गेम करें। मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम पार्टियों का किरदार है जो शहबाज शरीफ की क़यादत में उन्होंने मुल्क को बचाया। जी बैरिस्टर साहब, सर ये तो ज्यादती है कि आप अलायंस में थे उनके साथ 15-16 महीने, और उस वक्त आपने कबूल भी किया शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर, और अब जो भी वो मामला करते हैं उस पर जो है वो तनकीद की जाती है। अच्छा अरसलान शेख साहब, मैं सर बड़ा एक अहम सवाल इस वक्त ये है कि मुस्लिम लीग नवाज पर तो चारों तरफ से इस वक्त जो है वो तनकीद की जा रही है। पीपल्स पार्टी कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ये जो आपका मुसलसल इत्तेहाद की कोशिश आप कर रहे हैं दूसरी सियासी जमातों से या बलूचिस्तान का दौरा है उस पर तो उन्होंने बड़ा हार्ड स्टांस लिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़, वो तो कहते हैं हम इलेक्शंस में कहीं पर नजर ही नहीं आ रहे, ये तो जमहूरियत की बात करने वाले हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। पीपल्स पार्टी कहती है 2006 में हमारे साथ इन्होंने मिसाक़े जमहूरियत किया, और अगर मियां साहब आते पाकिस्तान तो ऐसा तासुर होना चाहिए था कि वो तमाम सियासी जमातों की बात करते, ना कि ढके लफ्ज़ों में या नाप तोल के वो अपने तमाम तर मामलात और इलेक्शन कैंपेन को देख रहे हैं। देखिए, ये तनकीद इस वजह से की जा रही है कि मियां साहब का जो इस्तकबाल हुआ है पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं हुआ। इस वजह से आज नजर आ रहा है सबको कि इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ ही मुल्क को एक अच्छे जगह में ले जा सकता है, इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकता है। तो अगर ये तनकीद हो रही है तो डेफिनेटली जो जिनको समझ आ रही है कि इनका फ्यूचर नहीं है, हारी हुई पार्टी है, वो तनकीद उनका अपना राइट है, ठीक है, करते रहे तनकीद। और मियां नवाज शरीफ की जो क़यादत, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ से लोग आज अलायंस कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, तो वो एक चीज नजर आ रही है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा हमारे मुल्क के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया जी अरसलान शेख साहब। उससे भी नवाज से बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स मौजूद थे। नाज़रीन, IMF के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। IMF की MD ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के साथ डील बहुत करीब है। अमरीकी जरीदे को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जिससे पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे और ये डील किस नौयत की होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही IMF के शिकंजे में इस कदर डूब चुका है, जकड़ा जा चुका है कि अब तो उससे निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। तमाम तर जो बोझ है वो पाकिस्तान की आम आवाम को उठाना पड़ रहा है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ये जो IMF की MD ने इंटरव्यू दिया, मैं चंद पॉइंट्स पहले आपके सामने रख दूं, फिर बाहर मईशत हमारे साथ मौजूद होंगे। वो कहती हैं कि पाकिस्तान का अहम तरीन मसला टैक्स कलेक्शन है। मुल्क में GDP का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जिसमें से 15% तक बढ़ाने की तजवीज़ की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि IMF पाकिस्तान के लिए 9,415 अरब का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रखने पर रजामंद हो गया है, जिसके बाद मिनी बजट नहीं आएगा। क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने मजीद कहा कि मईशत का जायजा लेने के लिए IMF टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पाकिस्तान को $700 मिलियन का कर्जा मंजूरी के बाद जारी होगा। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सर पहले तो ये जानना चाहता हूं, IMF की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन
माजी करीब में हमने देखा है कि अवाम का सबसे बड़ा मसला यह है कि उनसे टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, जो उनकी कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा है। अब आईएमएफ के साथ अगर डील बनती है तो किन शराइत पर होगी? आपने बिल्कुल सही बात की है। और आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर का जो बयान है वो एक जनरल बयान है, उन्होंने पाकिस्तान के हालात देखे ही नहीं है और बड़ा तकलीफदेह बयान है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वो ये कहती हैं कि आगे चलकर 15% आप कर लें टैक्स का कलेक्शन। वो जाहिर है, वो तो आवाम के ऊपर ही बोझ डालेंगे होगा। लेकिन क्या अगर 15% हो जाए तो पाकिस्तान के मईशत में कोई बेहतरी आएगी? ये बुनियादी सवाल है। और अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि उनकी भी नीयत ख़राब है, हमारी भी नीयत ख़राब है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? 2023 का जो अब साल था हमारा, उसके अंदर जो टैक्सों की वसूली हुई एफबीआर की, उसमें से आप सूबों का हिस्सा अलग कर दें, वो जो बचता है उससे कर्जे जो सूद है वो कोई 2200-2300 अरब रुपए ज़्यादा है। तो अगर आपका सूद पे भी 2300 अरब ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत जीडीपी में अगर ये इजाफा हो जाता है तो क्या हासिल होगा? इसलिए कि आपने तालीम के बजट में बड़ी ज़बरदस्त कमी कर दी है, आपने सेहत के बजट में बड़ी ज़बरदस्त कमी कर दी है, आपने तरक्याती अखराजात में ज़बरदस्त कमी कर दी है। और आईएमएफ ने ये हुक्म दिया है और हुकूमत पाकिस्तान ने खुशी से माना है कि आपका जो एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों का हिस्सा है तो सूबों को कहें जी पैसा तो आपको मिल जाएगा, पूरा खर्च ना करें। तो देखिए ना, ये तो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये पाकिस्तानी कौम को अब कब समझ में आएगा कि ये गठजोड़ है? डॉक्टर साहब, इस वक्त प्रॉब्लम और सबसे आम सवाल यह है कि अगर ये डील हो जाती है, जिस तरह से एमडी आईएमएफ ने कहा कि डील बहुत करीब है, तो क्या मजीद टैक्सेस लगा दिए जाएंगे और पाकिस्तान की आवाम पर मजीद बोझ डाला जाएगा? ये जो $700 मिलियन का कर्जा है इसके लिए। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि डील करीब नहीं है, डील हो चुकी है। ठीक। और इसका मकसद जो है वो मईशत की बहाली नहीं है। इसका मकसद ये है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि देखिए 9 महीने का जो रखा गया था अबूरी मुद्दत का कर्जा $3 अरब का, इसकी कोई वजह थी। ये ख़त्म होगा 1 अप्रैल में। और ये मामला तय पाए हैं कि अगली हुकूमत इलेक्शन के बाद अप्रैल में बहुत बड़ी रकम के कर्जे के लिए आईएमएफ के साथ रुजू करेगी, जो लंबी मुद्दत का होगा और उसकी इंतहाई सख्त शराइत होंगी। तो इस वक्त कोशिश ये थी कि चूंकि छोटी रकम का कर्जा है तो किसी न किसी तरह हालात को संभाला जाए ताकि आगे कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके। तो निगरां हुकूमत ने बहुत कामयाबी के साथ अवाम के ऊपर बोझ डाल के आईएमएफ की शराइत पूरी की। लेकिन अगला जुमला मैं बता दूं, निगरां हुकूमत ने पूरी गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए कानून से इनराफ किया है। निगरां हुकूमत ने कानून से इनराफ किया है ताकि मईशत की बेहतरी के लिए जो ताकतवर तबके गलत कारियाँ कर रहे हैं उनसे वसूली ना की जाए, सिर्फ अवाम पर बोझ डाला जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आर्मी चीफ दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज वालों से मीटिंगें करते हैं, जो दूसरी कमेटियां उनके साथ करते हैं, फेडरेशन से करते हैं, उनके हुक्म पर क्रैक डाउन शुरू किया जाता है। लेकिन उस क्रैक डाउन का नतीजा तो ये निकला कि 12 जुलाई को $1 जो था वह 276 रुपये का था, आज 286 का है। तो उस क्रैक डाउन के बावजूद आप 10-11 रुपये फी डॉलर तो आपका गिर चुका है क्रैक डाउन के बावजूद। और ये आइंदा मजीद गिरेगा, आप देखिएगा कि साल जब बढ़ता जाएगा ये मजीद गिरेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप आईएमएफ की शराइत पूरी कर रहे हैं मगर जो इख्तियार आपके पास है वो उससे ताकतवर तबके जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उनके जो नाजायज़ असासे आपके पास हैं, जो 3000 अरब रुपए तो पार्लियामेंट में खुद बताया गया था कि टैक्स की चोरी हो रही है। 41 लाख आदमियों के पास के असासे नाजायज़ की तफसील इनके पास है। यानी अगर एक आदमी ने 3 करोड़ रुपए कौमी बचत में लगाया चोरी का, उसने डिक्लेयर नहीं किया, इनकम टैक्स नहीं दिया, इनके पास तफसील है, ये ले लें तो 1100 अरब रुपये मिल जाएगा। वो लेना नहीं चाहते, जो चोरी के पैसा नहीं वसूल करना चाहते। क्या चाहते हैं? बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें। अब बैंकों के मुनाफे पर टैक्स लगाया, बिल्कुल सही किया, लेकिन वो ड्रामा करेंगे कि फिर मुनाफे की शरह गिराएंगे आगे चल के, आप देख लीजिएगा। सारा बोझ अल्टीमेटली अवाम पर जा रहा है, मईशत की बेहतरी कोई नहीं है। और आपको अफसोस होगा ये सुन के कि अभी शायद खबर आई नहीं है कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात की आईएमएफ के मिशन से। बहुत जूनियर लोग होते हैं, उनसे मिलना नहीं चाहिए, वज़ीर ख़जाना को मिलना चाहिए, चलिए मिल लिए। वहाँ उन्होंने ये कहा कि जी आईएमएफ के जो इक़दाम हैं उससे आगे चल के मईशत में बेहतरी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आईएमएफ के प्रोग्राम से कभी पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आया। शहबाज शरीफ भी ये कह के चले गए थे कि अगली हुकूमत इस्लाहात करेगी, जो नहीं करेगी। तो मैं ये कहना चाहता था कि आप 2024 में फिर 3 साल के लिए फंसा रहे हैं। पाकिस्तान की हर हुकूमत चाहती है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहें,
अमेरिका चाहता है पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में रहें, आईएमएफ चाहता है पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में रहें, अवाम को कुचला जा रहा है। अब अच्छा, अगर आप जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, ये सब्सिडी से मुताल्लिक जो मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान और आईएमएफ में, पॉलिसी मुज़ाकरात, इसमें यह बात तय पाई है कि निगरान हुकूमत बिजली का बुनियादी टैरिफ मार्च के महीने तक नहीं बढ़ाएगी और आईएमएफ ने सर्कुलर डेट का बोझ कम करने के लिए आर्जी सरचार्ज लगाने का मुतालबा किया। अब सर, मुआशी इंडिकेटर्स क्या बताते हैं? एक, पाकिस्तान में इंडस्ट्री बुरी तरह से इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुकी है। ताज़ा इतलात यह है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको इस कदर धचका पहुंचा है कि तमाम जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो खसारे में जा रही हैं। गैस का बहरान आने वाले दिनों में, जो सर्दी में जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, देखने को मिल सकता है। पेट्रोलियम की कीमतें कम होंगी, ज़्यादा होंगी, इस हवाले से भी अभी तक कन्फ्यूजन है। सर, बुनियादी तौर पर इस डील से या मुज़ाकरात से लोगों को या इंडस्ट्री को क्या फ़र्क पड़ सकता है, या ये सिर्फ आवाम के लिए नहीं है? न ये आवाम के लिए है, न ये मईशत के लिए है। ये पाकिस्तान को अगले 2024 में, अप्रैल 2024 के करीब नए कर्जे के लिए माहौल साजगार बनाने के लिए है, मईशत की बहाली की नहीं है। ये देखिए, बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी गैस के नरखों में इजाफा किया है। क्या हमारे इल्म में है कि जो गरीब से गरीब आदमी है, जो मामूली गैस इस्तेमाल करता है, उसके बिल में 500 रुपया महीने का इजाफा हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। 500 रुपये महीना। आप खुदा के गजब से डरें। एक आदमी जो है वो बेचारा अपने औलाद को, अपनी बीवी को खाना नहीं खिला सकता, इलाज नहीं करा सकता, तालीम नहीं दिला सकता, बच्चों को स्कूल से उठा रहा है। अब हमारा दुनिया में दूसरा नंबर आ गया है, वो तादाद जो सबसे ज़्यादा है जो स्कूल नहीं जा रही, और आप उनको कुचल के आपने 500 रुपये तो उनके गैस में बढ़ा दिए। अभी बिजली के नर्ख आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊँ, अगर ये आज अगले कम भी हो जाए पेट्रोल का, इस जून से पहले पेट्रोल के नरखों में फिर इजाफा होगा, रुपए की कदर मजीद गिरेगी, जिसकी वजह से जो आपकी $60 अरब की इंपोर्ट है वो महंगी हो जाएगी, हुकूमत को जीएसटी ज़्यादा मिलेगा। आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो जनूबी एशिया के औसत से आधा है। हमारी महंगाई जो है वो जनूबी एशिया के औसत से 4 गुना ज़्यादा है। हमारा डिस्काउंट रेट जनूबी एशिया के औसत से 3 गुना ज़्यादा है। और हमारी जो बरामदात हैं, मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ, जो है श्रीलंका $100 जीडीपी पर $21 एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत $100 जीडीपी पर $22 कर रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 10.5 कर रहा है। अगर हम भी उतना ही करें जितना भारत और श्रीलंका करता है, तो हमारी एक्सपोर्ट 31 के बजाय $62 अरब होती है, लेकिन नहीं कर रहे। तो हम बरामदात नहीं बढ़ाना चाहते, शरह नमूनी नहीं बढ़ाना चाहते, सिर्फ महंगाई बढ़ाना चाहते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ तमाशा ड्रामा हो रहा है, ये बरकरार नहीं रहेगा, और इसके अलावा कोई मईशत में पायदार बेहतरी नजर नहीं आई। सारे इंडिकेटर सही मानों में मनफी हैं, सिवाय स्टॉक एक्सचेंज के, और वो गिर जाएगा, आप देखिएगा। आर्मी चीफ कह रहे हैं जी कि $125 अरब का इंतजाम किया है, लेकिन वो अभी मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगा, इसलिए कि रोज़ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, मईशत आपकी ख़राब है, और दहशतगर्दी की वारदातों के साथ हुकूमत इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रही है अपने अवाम से। हमारे जो है वो वज़ीर आज़म ने ये कह दिया कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो दहशतगर्दी में सहूलतकार है। अरे भाई, तो वो तो स्ट्रेटेजिक डेथ थी आपकी। ईरान से नाराज़गी है, उसको आपने दुश्मन करार दे दिया। भारत आपका दुश्मन ऑलरेडी है। आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? आपकी जो है मईशत की पॉलिसी कहाँ है? ये तो ड्रामा चल रहा है। आवाम को कब समझ में आएगा? अगर मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, आप लोग बुरा भी मानेंगे कि भाई कहते जी आवाम को तो ये तफसील नहीं पता। आवाम को ये तो पता है कि जी हम क्रिकेट में क्यों हारे हैं, लेकिन आवाम को ये नहीं पता कि हम मईशत में शरह नमू कम क्यों है, महंगाई ज्यादा क्यों है। उनको ये भी पता होना चाहिए ताकि आवाम पर दबाव डालें। आप 10 मिनट का प्रोग्राम करते हैं मईशत का, 45 मिनट का या 40 मिनट का करते हैं इकोनॉमी का, लोग नहीं समझते। तो खुद समझे, क्रिकेट का क्यों समझते हैं। यहाँ अगर आवाम सामने नहीं आए, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, खुदा अवाम के लिए। बाकी सब मजे करेंगे, लूटते रहेंगे मुल्क को। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रुखसान मीर को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।